चलिए बच्चों, हाय। आज आप लोगों का क्लास में स्वागत है। मैं इसके गुप्ता आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं और आपका भी जो सामने बैठे हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं, पिछले दिनों हमने आपको पढ़ाया था कार्बन एंड कंपाउंड का पहला लेक्चर हो चुका है। सो जिन लोगों ने नहीं देखा है उन वीडियोस को आप जाके देख लें। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पे डिस्कस किया गया है। फिर भी मैं उसके शॉर्ट अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा स्पीड में कि पिछले दिनों हमने पढ़ा क्या था। अगर हम बात करें, हाँ एक चीज और, पिछले दिनों थोड़ी हमसे गलती हो गई थी। क्या गलती थी मैं आपको बता दूं। कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे डी की जगह टी लिखा गया था। ठीक है, हड़बड़ी में, वो अलग बात है। अब देखो, कार्बन ऑन सॉरी इट्स कंपाउंड होता है एंड कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज इसका दूसरा लेक्चर है। पिछले दिन हमने पढ़ा था कि सर कार्बन क्या है, कार्बन के यूजेस क्या है, किस तरह से इसका इतने सारे यौगिक होते हैं। वैसे तो इसके कारण तो मैं आगे बताऊंगा। अणु क्या होता है और बनता कैसे है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो थोड़े शॉर्ट में 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि सर कार्बन क्या है, एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है और कार्बन अधातु होने के कारण, ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ है। पहले तो इसकी परमाणु संख्या की बात कर लेते हैं। परमाणु संख्या कितनी है हरीश? कितना? 6। ठीक है, कार्बन की संख्या 6 है, मतलब परमाणु संख्या 6 है। अर्थात इसकी अगर हम बात करें परमाणु में, अगर आप परमाणु में बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में और 4 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। अर्थात अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने होंगे? 2 और 4 होंगे। आपको पता होना चाहिए कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना, जबकि आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हैं, तो 4 हैं और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन की स्थिति, कार्बन की कहां सर? तो आधुनिक आवर्त सारणी में। कितने में? आवर्त सारणी में बात करें तो कहां है सर? आवर्त सारणी में इसकी जो स्थिति है, आवर्त संख्या 2 तथा वर्ग संख्या 14 में, जिसको आप 4a के नाम से जानते हो। ठीक है, ये क्या बनाता है? पूरा सहसंयोजक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजक यौगिक बनाता है, अर्थात आबंध भी बनाता है, आप ये समझ लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर, तो पिछले दिनों हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि सहसंयोजक यौगिक तो है ही, साथ ही इसकी जो संयोजकता है +-4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। और अगर हम संयोजकता की बात करूं तो संयोजकता आपको पता है कि किसी तत्व द्वारा अपने बाहरी कक्षा में नोबेल गैसेस, मतलब अक्रिय गैसेस की विन्यास को प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर है? पिछले दिनों ये पढ़ा था और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो ये था। इसके अलावा अगर मैं इसके बॉन्डिंग की बात करूं, अब चूंकि यहाँ पे बात करना है सब सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध क्या होता है? तो हमने पिछले दिनों बताया था कि सर सहसंयोजक जो आबंध होता है अधातुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर जो आबंध बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजक आबंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब कौन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा सर? अधातु। क्या करेगा? अधातुएं करती है। ठीक है, अधातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सहसंयोजक आबंध का निर्माण करती है। ये 2 तरह के होते हैं सर, पोलर होते हैं और एक होते हैं नॉन पोलर होते हैं सर। ठीक है, पोलर बोला जाए तो ध्रुवीय था और एक था अध्रुवीय। ठीक है, अध्रुवीय था।
अगर मैं बात करूं ध्रुवीय की, ठीक है, और अध्रुवीय, ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट के दो पोल होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। मतलब ये विभिन्न अधातु द्वारा मिलकर बनाते हैं, भिन्न अधातु द्वारा। अध्रुव अर्थात उसमें कोई ध्रुव नहीं है, मतलब समान है, वही है, अर्थात ये समान अधातुओं से मिलकर बनता है। किससे बनता है, समान अधातुओं से मिलकर बनता है। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ली थी कि कैसे होता है, अब एक बार पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है। इसमें क्या होता है, Cl2, H2, O2, N2, ये सब होता है, ठीक है। किंतु अगर इसके अंदर हम बात करें तो CO2, आपका H2O, नहीं H2O नहीं, HCl और भी बहुत कुछ होता है, जो हम बाद में देखेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग मेनली बात करेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? यहाँ चमक रहा है ना, ध्यान रहेगा। छोटी सी लाइट जो इसमें भी नहीं नजर आ रही। टाइम कितना पे है, 6:59, मतलब 10 सेकंड पहले। अब हम लोग को बात करना है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये कोवैलेंट जो पोलर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, दो विभिन्न अधातुओं द्वारा, दो विभिन्न या दो से अधिक भिन्न अधातुओं द्वारा बनने वाले सहसंयोजक आबंध को क्या बोलते हैं, क्या बनते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, मतलब ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक अधातुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला आबंध क्या कहलाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहलाता है। सहसंयोजक आबंध कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि सहसंयोजक आबंध में कोई एग्जांपल भी होगा, हाँ जी, CO2, CH4, H2F2, CH3Cl, etc, ठीक है। ये सब जो है ध्रुवीय, आप खुद देख रहे हो, जैसा मैंने डेफिनेशन में लिखा है, दो या दो से अधिक अधातुओं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे अधातुओं से ही मिलकर बने, इसमें दो है, दो है, दो है, और इसमें अंदर 3 अधातु है ना। अब ये कैसे बनते हैं वो समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों की चूंकि ये साझेदारी करता है, तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन है, अब कार्बन है तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ऑक्सीजन के चूंकि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपको बाहरी कक्षा में पता है कि 2 और 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेना है, मतलब 2 की जरूरत है इसको, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। जबकि इसके कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, एक और ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है,
6 हो गए। तो अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, अपने अष्टक को प्राप्त कर लिया, इस ऑक्सीजन ने भी अपने अष्टक को प्राप्त कर लिया, और ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं CH4 का लिखना चाहूं, CH4 अणु का मैं बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, तो कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 1। क्यों हाइड्रोजन के 1 सर, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये 2 बना लेगा, है ना। तो इसको एक की साझेदारी करना है, तो कार्बन में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ना, एक हाइड्रोजन तो एक के वो से ना सहयोग करेगा, तो इस तरह से अब लेकिन कार्बन को 4 को चाहिए और हाइड्रोजन एक के की हेल्प कर सकता है, तो कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन से हेल्प लेगा, है ना। इसने क्या किया, 4 हाइड्रोजन से हेल्प ले लिए। तो देखो हाइड्रोजन का भी दो को कंप्लीट हो गया, जबकि इसका क्या हो गया, ये बन गया आपका मीथेन का अणु बन गया। क्लियर। उसी तरह से आपसे बोल सकता है CH3Cl। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे बनेगा सर, आपको पता है कि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 7। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी कर सकता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है ना बुआ, हाँ नहीं आता तो बोल देना, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनों की ही साझेदारी कर सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है तो आप देख सकते हैं कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए। कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए सर। 3 को हाइड्रोजन है, 3 क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब कि कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर लेगा और एक क्लोरीन के साथ कर लेगा। तो आप खुद देख सकते हो कि हाइड्रोजन के साथ 3 को कर लिया और एक क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ करेगा, ठीक है। क्लोरीन का सिंबल भी हम लोग कट के साइन से ही दे देते हैं, 1 6 और ये 7, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्लोरीन के साथ हो गया। अगर मैं बनाऊं तो आप देख सकते हो कार्बन का क्या हो गया, 8, क्लोरीन का भी क्या हो गया, 8, हाइड्रोजन का 2। अष्टक अपना अपना कंप्लीट कर लिया। इस तरह से ये बनेगा आपका क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हो। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर। आपसे पूछा जा सकता है, बनाने के लिए आया हुआ भी है कई बार, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना बनाने के लिए आ गई है, कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये ऐसे बनाया जाएगा। मीथेन का बोलेगा तो इस तरह से, क्लोरोमीथेन का बोलेगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से बनाना होता है। आपको समझ में आ गया ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड। हमने ये भी बताया था कि सहसंयोजक जो आबंध होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है। तो चूंकि मैंने बताया था कि ये बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, तो अगर दो कंपनी बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी मतलब बराबर पूंजी के साथ बनेगी तो क्या वो ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी, ऐसा लगता है लोगों को टिक पाएगी। लेकिन सोच लो अगर दो व्यक्ति एक साथ हैं जिन्होंने बराबर पूंजी लगाई है, एक व्यक्ति ने कहा कि हमको ज्यादा चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है, दूसरा कहेगा कि हमको चाहिए, संभव है। ऐसे में एक बोलेगा कुछ तो अधिकार जमाएगा, तो क्या दूसरा छोड़ेगा, इसका मतलब विरोध ज्यादा होना है, अतः टूटने की आशंका ज्यादा है इसके अंदर, तो टिकना कम है, कमजोर है। अर्थात इसमें बात करें तो कमजोर बॉन्ड है। क्या होगा, कमजोर बंध है, कमजोर बंधन बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इससे बनने वाला यौगिक क्या होगा, कमजोर होगा। अर्थात इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, दोनों निम्न होंगे। गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, दोनों निम्न होंगे।
क्लियर है? चलिए, लिखना है तो लिख लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो एक चीज और कि ये जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, परंतु इसका अपवाद भी है। क्या है सर? HCl और NH3। ठीक है, सामान्यतः द्रव और गैस में पाया जाता है, द्रव या गैस में पाया जाता है। ठीक है, परंतु इसका भी अपवाद है। ठीक है, इसका भी अपवाद है। कौन है हुआ? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज, यूरिया, ये सब इसके अपवाद है। ठीक है, ग्लूकोज है, यूरिया है, चीनी है, ये अपवाद है तो वो सहसंयोजक कार्बन से ही बना हुआ, लेकिन ये द्रव या गैस में तो होता है, लेकिन ये सब सॉलिड है। ठीक है, कुचालक है, लेकिन ये दोनों क्या है? विद्युत का चालन कर सकता है। क्लियर? इसीलिए ये दोनों अपवाद है, आप उन्हें भी लिख ले, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन उठता है कि सर H2, Cl2, O2, N2 ये सब अध्रुवीय क्यों हैं? अध्रुवीय हैं, लेकिन क्यों? उसी तरह से CO2, ठीक है, CH4 ये ध्रुवीय हैं, ऐसा क्यों? भाई क्वेश्चन उठता है क्यों? अब देखो, चूंकि ये समान तत्व है, क्या हुआ? समान अधातु। अब समान अधातु होने के कारण भाई इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी बराबर कर रहा है। क्या कर रहा है? बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। और चूंकि बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, दोनों समान ही है, तो दोनों एक तरफ से समान बल लगाता है। दोनों तरफ से क्या होता है? एक समान बल लगाता है, जिसकी वजह से दोनों में कोई ध्रुव उत्पन्न नहीं हो पाता है ना। मतलब समान बल दोनों द्वारा लगाया जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है? कोई ध्रुव उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अध्रुवीय। अब इसमें ध्रुवीय क्यों बोलते हैं सर? इसमें ध्रुवीय आप खुद देखो सर, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब एक पर कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और दूसरे पर कंपैरेटिवली नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या में अंतर हो जाता है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जब क्रिएट होता है, नेगेटिव चार्ज जब क्रिएट होता है, तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अगर ज्यादा हो गई तो धनात्मक, और कम रही तो ऋणात्मक। क्लियर है? तो यहाँ पर एज कंपेरेटिवली आप देखोगे कि कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है ना जी, तो ये कंपैरेटिवली क्या होगा? और ये कंपैरेटिवली होगा ना। अब चूंकि अगर ये पॉजिटिव है कंपैरेटिवली और ये निगेटिव है, तो हमेशा क्या होता है? धनात्मक की तरफ में खिंचाता है, तो एज थोड़ी मात्रा में ये इधर की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, और थोड़ी मात्रा में निगेटिव की तरफ। ठीक है, मतलब बहुत कम मात्रा में निगेटिव की तरफ और ज्यादातर पॉजिटिव। अब चूंकि इसमें एक पॉजिटिव की तरह बना और एक निगेटिव की तरह बना, इसी वजह से हम एक तरफ ध्रुव इसको बना देते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये ध्रुवीय है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? तो याद रखिए कि सहसंयोजक आबंधों से सहसंयोजक बनने वाले यौगिक को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, सहसंयोजक आबंधों से बनने वाले यौगिकों को क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक, ये दोनों क्या है? सहसंयोजक यौगिक है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, तो सब सर ये क्या है? तो ये सहसंयोजक अणु है सर। ये क्या है?
सहसंयोजक अणु है, जबकि ये क्या है इधर यौगिक है। ठीक है, जैसे आप लिखते हो ना C12H22O11, ये यौगिक है, क्योंकि यौगिक 2 या 2 से ज्यादा परमाणु से मिलकर बनता है निश्चित अनुपात में मिलाने से। क्लियर? जबकि ये क्या है अणु है। क्लियर? अब अणु Cl2A का लिखाता है, O2 का लिखाता है, N2 का लिखाता है, ये आपको पता चल गया होगा। आखिर कि हमेशा CO2A का लिखाता है, ये भी पता चल गया। क्लियर? सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? अब एक क्वेश्चन एक और उठता है कि सर कार्बन सहसंयोजक यौगिक ही क्यों बनाता है? क्वेश्चन तो लाजमी बात है कि सहसंयोजक यौगिक ही क्यों बनाता है। इसका कारण है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में क्या होता है +-4 होता है संयोजकता। ठीक है, जिसकी वजह से या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ऐसे कोई धातु नहीं है जो 4 इलेक्ट्रॉन दे पाए या 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसी वजह से ये हमेशा क्या बनाता है सहसंयोजक यौगिक। क्लियर है? देखो वो मेरी कई बातें हैं जो मैं बोल दिया हूं, आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ऐसा रहेगा तो आप इसको आराम से देख के लिख लीजिएगा, सुनकर आराम से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसको हटा देते हैं, लिखना भी नहीं ना। अब चूंकि आबंध पढ़ ही रहे हैं तो इसी में एक और आबंध पढ़ लेते हैं। इसी में एक और बॉन्ड पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर की बात है, लेकिन फिर भी इसको जान लेना यहीं पे आवश्यक है, क्योंकि अगर बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड को यही जान लेना ज्यादा बेटर है। देखो एक होता है आयनिक बॉन्ड। ये क्या होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? धातु और अधातु, धातु और अधातु के बीच बनने वाला जो आबंध होता है, बनने वाला आबंध जो होता है क्या कहलाता है? आयनिक आबंध। आयनिक आबंध कहलाता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब सर किसमें होगा? NaCl ले लो, CaCl2 ले लो, है ना। आप इसमें देखोगे तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने +1, अरे 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी बताए थे। अभी क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और इस तरह से जो बॉन्ड बना वो क्या बना? आयनिक बॉन्ड बना। क्या बना? आयनिक। उसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करोगे, कैल्शियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 है। क्लोरीन के पास 7 है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और एक चूंकि एक ही नहीं ले पाया तो लेकिन तो एक और क्लोरीन की आवश्यकता पड़ी यहाँ पे, इसको दे दिया। तो इस तरह से जो अणु बना वो क्या बना? सॉरी यहाँ पे Cl नहीं, Ca होगा, कैल्शियम होगा। क्लियर है? ये भी चीज समझ में आ गया आयनिक बॉन्ड। अब बात करेंगे अप्रूप की। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे।